नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार पाठक आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार देखे जा रहे हैं। कुछ लापरवाह बच्चे भी मिले हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि लॉकडाउन भले ही चल रहा है लेकिन एग्ज़ाम आपके ज़रूर होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिसकी जब ज़रूरत होगी तब वो देखेगा। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ, और वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, हम सब आगे बढ़ें। और जैसा कि ये भी मैंने बताया है कि कंपटीशन की भी क्लासेस चल रही हैं, आप कंपटीशन की भी क्लासेस ले सकते हैं, जो 10 से 11, 12 जो भी पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि वो भी आपकी कल एक ज़रूरत बनने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है। लेकिन आपको आधुनिक परमाणु मॉडल जानने से पहले आपको पुराना वाला परमाणु मॉडल अच्छे से आना चाहिए। आइए हम आधुनिक परमाणु मॉडल पे बात करते हैं। जैसा कि पुराने वाले मॉडल में आपको बताया गया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल में ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया। आधुनिक परमाणु मॉडल में कहा गया कि हम परमाणुओं को भी विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या होते हैं उनके विभाज्य कण, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये बार बार रिक्वेस्ट करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो पुराने मॉडल में क्या कहा गया था कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? सबसे छोटी, यानी कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है। अब जो आधुनिक मॉडल है, आधुनिक मॉडल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया और उसमें बताया गया कि जो हमारा परमाणु है वो सबसे छोटी इकाई नहीं होता है। परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं और किसी भी परमाणु को तोड़ करके उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। किसी भी परमाणु को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको बता दें कि जैसे आप एक परमाणु लेते हो तो परमाणु में एक छोटा सा स्थान होता है, आगे भी इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और किनारे किनारे इसकी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे पूरी जानकारी ले लेंगे तो आगे चल के क्या पढ़ेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले जो आपका आधुनिक परमाणु मॉडल है ये जानना चाहिए। और आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या बताया गया कि परमाणु हमारा जो होता है उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो भाग? वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम जो है वो क्या है आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या होता है ये समझो। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम का ऋण वाला, या आप लिख भी सकते हैं ऋणावेश, ठीक है। क्या होता है? ऋणावेश। कितना ऋणावेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम का ऋण वाला आवेश होता है, जहाँ पर कूलाम जो है ये आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। दूसरा कौन है? प्रोटॉन।
प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर भी धन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। लेकिन ये कौन सा आवेश होता है? धन वाला आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन वो कौन सा आवेश होता है? धन वाला आवेश होता है। और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। और आपको बताते हैं, अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। चलिए आपको एक और बात बता देते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक, यानी कि किसी भी तत्व का अगर आप परमाणु लेते हैं तो उसमें 3 लोग होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण वाला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और एक प्रोटॉन पर धन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, यानी कि ये विद्युत उदासीन होता है। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या से उसके न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए, ये तो पहला रूल था। पहले रूल में आप ये लिख सकते हो कि किसी भी पदार्थ के परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। विभाजित किस में होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, प्रोटॉन पर इतना आवेश, न्यूट्रॉन पर इतना आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आइए दूसरा रूल बताते हैं कि आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार दूसरा नियम क्या है कि जो परमाणु है वो दूसरा देखते हैं। कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के 72 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं तथा उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया कि कोई भी तत्व होता है, उस तत्व का जो परमाणु होता है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक छोटे से स्थान में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं अभी नहीं बताएंगे, आगे आएगा रूल तो बताएंगे। तो अच्छा, इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, और कक्षाएं 1 2 नहीं अनंत होती हैं, लेकिन किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो एक ना एक कक्षा ऐसी ज़रूर होती है जिसमें जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में यह जो बाहर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर की कक्षा में पाए जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और हमारा जो परमाणु है वो अविभाज्य रूप में ही भाग लेता है, अर्थात हमारा परमाणु नष्ट नहीं होता है। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और कोई भी परमाणु हमारा जो है वो अविभाजित होकर ही रासायनिक अभिक्रिया करता है, अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब आगे है अगला नियम क्या है कि परमाणुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुण एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि कोई भी तत्व अगर वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया उस तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करता है। और एक ही तत्व के, ये पुराने मॉडल में भी था जो अब रूल बताने जा रहा हूँ, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक
और भौतिक गुण समान होते हैं। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हमारा रूल है आधुनिक मॉडल में क्या है, सामान्यतः परमाणु तो ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से एक प्रकार के परमाणु को दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। ये रूल पुराना, आधा पुराने में का है, आधा नया है। तो आधा जो पुराना है वो पुराने में क्या था कि जो हमारे परमाणु होते हैं, ये परमाणु को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमारे परमाणु होते हैं ना तो इन्हें हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया करा करके हम इनके परमाणुओं के स्वरूपों को बदल सकते हैं, यानी कि एक रूप से दूसरा रूप इन्हें हम प्रदान कर सकते हैं। अगला है परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते तथा संयुक्त होकर के अणु बनाते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जो हमारे परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र ज़्यादातर नहीं रहते, परमाणु हमारे स्वतंत्र ज़्यादातर नहीं रहते हैं, यानी कि किसी भी तत्व का एक परमाणु ज़्यादातर के वो करके एक और परमाणु से संयोग करता है और एक अणु का निर्माण कर लेता है, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से एक परमाणु वायुमंडल में नहीं रह पाता है। जैसे ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमेशा O2 से लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु अकेला नहीं रह सकता है, ये हमेशा ऑक्सीजन का एक और परमाणु लेगा और जब O मिलकर के O2 हो जाएंगे, यानी कि आप 2O कहो या O2, वो एक ही बात है कि ऑक्सीजन के दो परमाणु। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये अकेला नहीं रह सकता है। यही आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे तत्व या जो पदार्थ होते हैं इनके परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, ये ज़्यादा करके अपने ही प्रकार के एक और परमाणु को मिला करके या एक से अधिक भी परमाणुओं को मिला सकते हैं और उनसे संयोग करते हैं, रिलेशन बनाते हैं और दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर एक अणु का निर्माण करते हैं, जो हमें वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो सकते हैं। आगे है अगला, लास्ट है आपका कि किसी तत्व के एक अणु में उसके 1, 2 या 3 से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बात बताई कि या तो 2 होंगे या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। ये है हमारा आधुनिक परमाणु मॉडल। आगे की क्लास में हम परमाणु और अणु में अंतर पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।